भारत में जब कोई 13 नंबर की बात करता है तो लोग कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं। घबरा इसलिए जाते हैं, लोगों को लगता है 13 नंबर अशुभ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि नंबर तो नंबर ही हैं। और यहाँ पर एक संयोग है कि चेनाब ब्रिज की अगर हम बात करें तो 13 नंबर से खास नाता है इस ब्रिज का। क्यों नाता है, किस वजह से ऐसा कहा जा रहा है, इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम लोग हैं। और 13 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो मलिक जी क्या कहेंगे, 13 नंबर से क्या लेना देना है? 13th एक्चुअली लकी डे है। इट्स नॉट अ लकी डे। हमारा क्या है कि 13 तारीख को हमारा पहला पुशिंग हुआ है, जिसको हम आज फकर से बोल पा रहे हैं कि हमारा ब्रिज पहले से पुशिंग हुआ। 13 तारीख को ऐसे था कि 13 अक्टूबर को यहाँ से एक एक्सकवेशन हुआ है कोडियंट, जिसके लिए बहुत दिन से रुका हुआ था, लेकिन वो हो गया और वो सक्सेस भी हो गया। और 2013 से हमारा एक्चुअली मेन वर्क जो है वो भी काफ़ी रफ्तार पकड़ा है। तो एक्चुअली कभी मानता हूँ 13th इज़ और देयर लॉकेस्ट है, मतलब डेट है, लॉकेस्ट नंबर है। ऑल्दो जितने इंजीनियर हैं उनके योगदान इससे काफ़ी ज़्यादा था, तो 13 नंबर जो है उसको कम पड़ गया और इंजीनियर्स का है योगदान ज़्यादा रहा। तो काम अगर करते रहेंगे ना तो आपको ये नंबर कुछ नहीं दिखता है, आपके योगदान ही दिखता है। तो यहाँ पर आप समझिए शुभ अशुभ कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप अपनी मेहनत और ताकत से चीज़ें खड़ी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो स्किल दिख रहा है, जो चीज़ें दिख रही हैं, वो कुछ और ही कहानी बयां करती हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? प्रतीक। प्रतीक जी, यहाँ जो 13 नंबर की बात हो रही है तो बहुत से ट्रकों के पीछे लिखा होता है 13 मेरा साथ रहे। बिल्कुल बिल्कुल, और ये चिनाब ब्रिज ये भारत के लिए गर्व का वो है। तो यहाँ 13 नंबर का अगर आप देखें तो एक शुभ नंबर यहाँ पे हमारी साइड के लिए वो हुआ है। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि 13 नंबर, नंबर तो एक नंबर है, सिर्फ मेहनत का काम है। जो आपका मेहनत करते रहें और उसके हिसाब से काम आपका पूरा होगा। तो यहाँ पर आप समझिए, जब हम साइंस की बात करते हैं, इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो उसमें कोई भी चीज़ हम कह सकते हैं कि शुभ अशुभ नहीं होती है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें अंधविश्वास हो। हर चीज़ विश्वास के साथ की जाती है, क्योंकि चीज़ों को समझने के बाद जो है सारे एक्सप्लोरेशन किए जाते हैं और उसके बाद काम किया जाता है। यहाँ पर और लोग भी हैं कि आप मानते हैं कि 13 नंबर से कोई जो है लेना देना है इसका? उतना एक्चुअली अशुभ मानते हैं पब्लिक, बट हम लोग को वो अच्छा ही हुआ। जो भी काम इम्पोर्टेंट काम हुआ वो 13 तारीख को ही चालू हुआ। वो सरप्राइजिंग है हम लोग को। बाकी लोग मानते नहीं, 13 नंबर अशुभ बोलते हैं, बट इधर हम लोग को शुभ लगा है। तो 13 नंबर शुभ है, आप क्या सोचते हैं? इस साइट में जितना भी मेन वर्क था, जैसे डिज़ाइनिंग का फाइनलाइजेशन होना, वो 2013 में इन ऑल रिस्पेक्ट्स फाइनल हो गया था। हमारा एक्सकवेशन स्टार्ट हुआ जो वो 2013 में बकलैंड से स्टार्ट हुआ। वो एक्सकवेशन करके ही हमें आर्च की फाउंडेशंस तक पहुंचना था। वो बहुत मेन वर्क था जिसको स्टार्ट करना एक हिच था। वो 2013 में स्टार्ट हुआ। ये सब चीज़ें जब 13 नंबर से लिंक होती गई तो हम कह सकते हैं कि इस ब्रिज के लिए बहुत लकी है। पर जैसे सर ने बोला कि उसके बाद तो हम जितने यहाँ पे इंजीनियर्स एसोसिएटेड हैं, उनकी मेहनत ने ही इस ब्रिज को आगे खड़ा किया है। उनका हार्ड वर्क, उनका डिलीजेंस, उनका प्रेजेंस जो उन्होंने इस ब्रिज के लिए किया है, वो 13 नंबर बहुत पीछे रह जाता है। उसके बाद जो मेहनत है वो सबसे आगे आ जाती है। तो कह सकते हैं इसमें 2013 का जो है बहुत मेन रोल रहा है। 13 नंबर के लिए कह सकते हैं। 13 नंबर को लेकर अलग तरीके के विचार हैं यहाँ पर। आपका क्या मानना है, क्या नाम है आपका? अमरीश कुमार, फैब्रिकेशन इंजीनियर, कोंकण रेलवे। तो मेरा मानना है कि नंबर कोई भी है, ये तो अनफॉर्चुनेटली 13 नंबर को यहाँ काम स्टार्ट हुए हैं, मतलब, लेकिन हमने सक्सेसफुल भी किए हैं। सारा श्रेय जो इंजीनियर्स का डेडिकेशन पे जाता है। सब ने मिलके काम किया और डेडिकेशन के साथ किया। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि किस डेट को क्या किया, बट ये होता गया और हमने सक्सेसफुली ये सारे काम किए। अच्छा, फैब्रिकेशन की बात करते हैं तो फैब्रिकेशन आम दर्शक को जरा समझाइए, फैब्रिकेशन होता क्या है? हमने कई जगह देखा है फैब्रिकेशन होता है यहाँ पे, और यहाँ पर भी फैब्रिकेशन का बड़ा रोल है, अहम रोल है। तो क्या है फैब्रिकेशन और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? फैब्रिकेशन का मानना है कि आप बहुत सारी चीज़ों को जुड़ा के कोई चीज़ को बना रहे हैं, तो उसको फैब्रिकेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे जनरली क्या है कि हम वेल्डिंग को प्रोसेस यूज़ करके बहुत सारे पार्ट्स को यहाँ जॉइंट कर रहे हैं और एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो कि हमारा, जैसे हमारा डेस्क स्ट्रक्चर है, तो उसमें बहुत सारे हमारे पार्ट्स हैं। तो हम उसको क्या करें, फैब्रिकेट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, उसको वेल्ड करके अपना जो भी हमारा स्ट्रक्चर है वैसा तैयार कर रहे हैं, तो उसको फैब्रिकेशन बोलते हैं। यहाँ पर जो काम किया जा रहा है उसमें कोई दिक्कत ना हो। और एक और सज्जन हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो शुरुआत से ही इसमें लगे हुए हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका और कब से आप जुड़े हुए हैं? मेरा नाम है एलमन चिली टैगोर।
मैं 2005 से एसोसिएटेड हूँ ये प्रोजेक्ट में। मैं जब आया था इधर कुछ भी नहीं था। जब हमने फर्स्ट स्टार्ट किया था, रोड नया नया फॉर्मेशन रोड है प्रोजेक्ट के लिए। रेलवे ने रोड बनाया था नियर 14 किलोमीटर्स फ्रॉम कंतान से। रोड से आने के बाद इधर जो हमने फर्स्ट पाइलिंग स्टार्ट किया था, जो मटेरियल लाने का भी प्रॉब्लम था, से आप देखा होगा 40 किलोमीटर्स रियासी से कौड़ी आने के लिए रोड, वो टाइम पे सिंगल रोड था। फर्स्ट टाइम मैं ट्रांसफ़र होकर दिल्ली से आया था, रोड में ट्रैवल करके मैं ऐसा लगा ये रोड में और एक बार ट्रैवल नहीं कर सकता, ऐसा सिंगल रोड और पूरा डीप वैलीज था। ये वैलीज में हम लोग को जो इक्विपमेंट लेके आना है ये स्टेज में, इधर हेवी क्रेन्स लाना है तो बड़ा चैलेंज था। इसके लिए हम लोग रियासी में ऐड लेके उधर डिसमेंटल करके उसको पीस पीस को इधर शिफ्ट करके इधर फिर असेंबल करके काम स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में। इसे मेजर चैलेंज था एक्सकवेशन। जो हमने इतना स्लोप दिख रहा है 240 मीटर हाइट का कटिंग किया था, जो 2012 जुलाई में स्टार्ट किया था, बट वो 2013 से ही स्पीड पकड़ा। स्टार्टिंग में हमको बहुत प्रॉब्लम्स था। वो जितना अप्रोच रोड्स दिख रहे हैं आपको, हर बरम के लिए अप्रोच करना, वो नॉर्मल माइनिंग जैसा एक्सक्वेशन नहीं है। सब लोग सोचते हैं एक्सक्वेशन मीन्स नॉर्मल माइनिंग है, वैसा नहीं है। ब्लास्ट किया उठा के बाहर फेंक दिया, ऐसा नहीं है। इसके लिए प्रोफाइल मेंटेन करना है, स्लोप मेंटेन करना है, उसको डिज़ाइन स्लोप्स है जो 70 डिग्री 63 डिग्री स्लोप्स मेंटेन करना है, उसको स्टेबिलिटी देना है, रॉक बोल्टिंग ग्राउटिंग करना है। वो पूरा जो स्लोप्स डिस्टर्ब नहीं होने के लिए, ब्लास्टिंग का टाइम पे स्लोप डिस्टर्ब नहीं होने के लिए प्री स्प्लिटिंग करना है, आई मीन लाइट ब्लास्ट करना है, प्रोफाइल बनाना है। उसके बाद बाहर वाला को नॉर्मल ब्लास्टिंग से ब्लास्ट करके वो मग को ट्रांसपोर्ट करना है। हेवी डंपर्स को लेके डंपर्स में लोड करके हमने डंप यार्ड्स में शिफ्ट करके डंप यार्ड में डालना है। वो इसमें देखेगा तो रात को एक रोड रहता था, मॉर्निंग देखेगा तो दूसरा रोड। आई मीन एवरी बरम के लिए, एवरी स्ट्रेच के लिए हमको ऐसा नहीं है। इतना हेवी डंपर्स मूव होने के लिए भी हमको इतना मोटरेबल रोड बनाना है। उसके लिए हमने एक टाइम पे इसमें 25 एक्सकवेटर्स नियर 42 हेवी इक्विपमेंट चलता था। इसमें हम लोग डेली इंजीनियर्स ने दिन रात जो मिट्टी में मेहनत करके जो बनाया था स्लोप प्रोफाइल, आपको ऐसा देखने में दिखता है। तो कोई भी बरम को या जिधर भी डिज़ाइन का हिसाब से लाइन में कटिंग करने के लिए उसको जो स्टिचलिंग करना, ड्रेसिंग करना, आई मीन रॉक बोल्टिंग एज पर डिज़ाइन, ग्राउटिंग, शॉर्टकटिंग, ये पूरा बहुत बड़ी मेहनत है। बड़ी मेहनत है। और एक और चीज़, एक सवाल खड़ा होता है कि जब इस तरीके के बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो तमाम लोगों का कहना है यहीं से मिट्टी खोदी नदी में डाल दी, बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है। तो यहाँ पर एनवायरनमेंट के लिए आप लोगों ने किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया? अभी आपको 215 मीटर का हाइट का स्लोप कट करने का है, तो ये 80 डिग्री का स्लोप है। 77 से 80 डिग्री तक का स्टीप स्लोप है, जरूर मट्टी नीचे आ जाएगा। हम लोग पहला डिज़ाइन किया है, कैच ट्रंच बनाया, नीचे जाके पहला कैच ट्रंच मतलब ऊपर काटने का जो कुछ मट्टी आ जाएगा वो ट्रंच में क्या आके गिर जाता था। बाद में उसको ट्रंच जैसा मग थोड़ा भर गया तो वो काम हम का कटिंग का काम रुक जाता था, और वो मग को ट्रेंच को क्लीन करके फिर ट्रेंच को रिस्टोर करते थे। इतना ही नहीं, हम लोग को कंट्रोल ब्लास्टिंग किया है, इधर का डिज़ाइन किया है। कंट्रोल ब्लास्टिंग मतलब स्लोप से प्रोफाइल जैसा कटिंग का हमको चाहिए, प्रोफाइल चाहिए, उसका एग्जैक्ट प्रोफाइल करने के लिए हम लोग स्प्लिट ब्लास्टिंग बोलता है। स्प्लिट ब्लास्टिंग बोलता है तो एक वॉल्स स्ट्राइट लाइन में वॉल्स करने का पहला ब्लास्टिंग करने का पहले उसमें कम एक्सप्लोजिव लगा के उसमें वॉल्स में ब्लास्ट किया तो सिर्फ क्रैक आता है, वो लाइन एग्जैक्ट क्रैक आता है। वो क्रैक होने के बाद हम वो क्रैक से 5 मीटर तक हम लोग कोई ब्लास्टिंग नहीं करता है। बाद में कंट्रोल ब्लास्टिंग का हम लोग डायरेक्शन थ्रो ब्लास्टिंग बोलता है, वो स्पेशल डिज़ाइन किया डिलाई डिटोनेटर यूज़ करके। उसमें मतलब नदी का पार मट्टी नहीं फेंकता है, वो पहाड़ी का एक डायरेक्शन में पीछे फेंकता है। मतलब ब्लास्ट हो गई तो मट्टी दूसरा साइड में आता है, ऊपर भी नहीं आता है वो कंट्रोल ब्लास्टिंग में। और हम लोग टायर रखते थे और मैट रखते थे उसको कंट्रोल करने के लिए। बाद में वो ब्लास्टिंग होने के बाद मक्किंग करते थे। एक आधा बोल्डर आए तो वो ट्रंच में जाते थे, बाद में वो भी निकलते थे। निकलने के बाद बाकी स्प्लिट लाइन से और 5 मीटर का उसको चिसलिंग ब्रेकर से हम लोग ब्रेक करके निकलते थे। ये ब्रेकिंग होने का बाद हम लोग इमीडिएटली स्लोप का जॉइंट मैपिंग, जियोलॉजिकल मैपिंग करते थे। वो मैपिंग जाके आपको स्लोप पहला डिज़ाइन किया, उसका वैलिडेशन करते थे हम लोग।
वैलिडेशन करके ये सही है डिज़ाइन और इधर का जॉइंट का सही जॉइंट के हिसाब से ये मैच होता है नहीं होता है वो चेक कर लेगा। कुछ फ़र्क पड़ता है तो हम कमज़ोर है, बाद में हम लोग स्ट्रेंथनिंग करने के लिए रॉक बोल्टिंग करते थे उसमें। रॉक बोल्टिंग यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि बड़ा ध्यान रखा जाता था कि जैसा कि यहाँ दावा किया जा रहा है, अगर हम यहाँ पर नीचे देखें तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नदी बह रही है और ऊपर ये पुल एकदम अंतिम चरण में है। जब ये पूरी तरीके से बन जाएगा तो निश्चित तौर पर ये अनोखा पुल है। ये अनोखा पुल इसलिए है क्योंकि भारत में वो क्षमता पैदा हुई है और अपनी क्षमता को उसने दिखाया है, क्योंकि भारत के इंजीनियर्स के लिए ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि इस तरीके का जो पुल है, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो बनकर तैयार हो रहा है। तो आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर इस इलाके में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है और ये बदलाव दिखने लगा है, यानी ये जो बदलाव है अब नज़र आ रहा है। कैमरामैन DK शर्मा के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन चेनाब ब्रिज।